हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हमें एक नया सेक्शन स्टार्ट करना। आपको पता है हमारे सिलेबस के अंदर, लॉ के सिलेबस के अंदर 4 भागों में बांटा गया है पूरे लॉ को। सेक्शन ए जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, जिसमें नेगोशिएबल है, जिसमें पार्टनरशिप है, जिसमें एलएलपी है। दूसरा सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ, जिसके अंदर बहुत सारे आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तीसरा सेक्शन सी कंपनी लॉ और चौथा सेक्शन डी एथिक्स है। तो उससे पूरे लॉ को 4 भागों में बांटा गया है। तो मैंने आपको सेक्शन बी स्टार्ट करा है। इस सेक्शन 20 से स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि इसमें छोटे छोटे टॉपिक है और छोटे छोटे टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाएंगे दोस्तों। बहुत जल्दी से छोटे छोटे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक का मतलब है इसमें बहुत सारे एक्ट है और छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा। जैसे सेल ऑफ गुड्स बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा। तो कंपनी एक्ट तो देखा है आपने कितना बड़ा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर बहुत सारे एक्ट हैं। तो सर वो एक्ट छोटे छोटे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें सीखना है। तो मैं आपको इसका पहले तो सिलेबस बताता हूँ कि सेक्शन बी के अंदर हमारे सीएमए इंटर में सेक्शन बी के अंदर स्टडी मटेरियल के तहत कितने एक्ट हमें पढ़ने हैं। तो सर सबसे पहला एक्ट लिखे जाए मेरे साथ साथ, लिखेंगे। पहला ऐसे लिखना, एक्ट कवर्स, एक्ट्स कवर इन इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ में कितने एक्ट कवर होंगे। इसका पर्पस स्टार्ट करने का मतलब यह है कि 10-10 क्लास अगर ले तो खत्म हो जाएंगे। एक एक घंटे की 10-10 क्लास में सारे एक्ट लाइन से खत्म हो जाएंगे। एक एक घंटे की 10-10 क्लास में खत्म हो जाएंगे लाइन से। तो पहला हमारे पास एक्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948। दूसरा हमारे पास एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। और दोस्तों ये ऐसे कानून है, ऐसे एक्ट है जो हमें हमारी लाइफ में बहुत काम आने वाले आगे जाकर। जब हम कंपनीज के अंदर जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, इंडस्ट्री में देखेंगे, तो हमें बहुत जरूरत होगी ऐसे एक्ट की। 1972 में। थर्ड एक्ट हमारे को पढ़ना है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन, एंड मिसलेनियस प्रोविजन, एंड मिसलेनियस प्रोविजन। ईपीएफ, जिसको आपने सुना होगा कभी प्यार से, ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। कुछ में मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, मिसलेनियस प्रोविजन भी है, डाले गए थे 1952 के अंदर। लो भाई लो। फोर्थ कानून हमें जो पढ़ना है ईएसआई। ये नाम सुना है कभी ईएसआई का? सर ईएसआई है क्या, तुम्हारा ईएसआई है क्या? हाँ, उसके बारे में पढ़ना है कि ईएसआई क्या होता है, डिटेल में जाकर सीखेंगे। एज पर एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट मतलब ये सीएमए इंटर के लिए ही है स्पेशली, और कहीं लेवल पे आपको नहीं मिलेगा। सीएमए इंटर में ही है, फाइनल लेवल में ये एक भी एक्ट नहीं डाला गया है। हाँ, कंपनी जरूर फाइनल लेवल पे 50 मार्क्स की है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस के बारे में तो सुना होगा, उसके बारे में बोनस की डेफिनेशन क्या होता है। बोनस एक्चुअल में बोनस करते रहते थे, तो वो देखते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। लो भाई, सिक्स्थ हमारे पास है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1965। मिनिमम वेजेस एक्ट 1965। सातवां पॉइंट हमारे पास है मिनिमम वेजेस एक्ट 1965 के बाद पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ऊपर वाला मिनिमम वेजेस है, नीचे वाला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। दोनों में अलग अलग चीजें हैं। 1936 पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट आएगा। 8 पेंशन फंड रेगुलेटरी। पेंशन फंड, सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं? सर यही पढ़ा रहे हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी। आपको क्या लगता है इंटरमीडिएट आसान है क्या? बहुत मुश्किल है दोस्तों, और लॉ तो खासकर सबसे ज्यादा बच्चे लॉ में फेल होते हैं। इसलिए हर एक चीज, स्कैनर ध्यान में, मैं हर चैप्टर को पढ़ाते टाइम स्कैनर के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा इसमें, जितने स्कैनर क्वेश्चन है। अथॉरिटी एक्ट
2013 2013। लो भाई, टोटल 8 एक्ट है और 8 स्टडी नोट है। तो ये स्टडी नोट नंबर चालू हुए थे कहां से? स्टडी नोट नंबर 6 से। मतलब ये चालू हुआ था स्टडी नोट नंबर 6 से। स्टडी नोट हमारे स्टडी मटेरियल का स्टडी नोट नंबर 6 से, और ये खत्म जाकर होगा स्टडी नोट नंबर 13 पे। मतलब और 14 स्टडी नोट कौन सा होगा फिर? कंपनीज एक्ट। स्टडी नोट नंबर 13 पर, स्टडी नोट नंबर 13 पे खत्म हुआ है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर ये हमारा इंट्रोडक्शन है और एक एक करके हम लो पढ़ेंगे। देखो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, लाइन से नहीं पढ़ सकते हम इसको, पढ़ने का एक तरीका है, तो वही तरीका हम फॉलो करेंगे। पहले छोटी छोटी बेसिक बातें लेंगे, फिर आगे जाकर और लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। कुछ ऐसे इसमें 8 जो चैप्टर्स है, 8 जो एक्ट है, चैप्टर से मान लेते हैं 8 एक्ट, 8 जो चैप्टर है हमारी बुक के, इसके अंदर 8 स्टडी नोट जो हमारे हैं। ध्यान समझना, कुछ स्टडी नोट में आपको पास जो होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और कुछ स्टडी नोट में आपसे पूछेगा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन। इनडायरेक्ट में मतलब केस स्टडी टाइप, जिसमें आपको कहानी टाइप बनाएगा और आपके पास कहेगा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी है इसमें, क्योंकि इसमें आता है दोस्तों। ये टोटल आपके पास 25 मार्क्स का है दोस्तों। इंडस्ट्रियल लॉ आपके पास 25 मार्क्स का है, इसको प्यार से इंडस्ट्रियल लॉ कहते हैं। 25 मार्क्स का है आपके पास और 25 मार्क्स आराम से गेन हो सकते हैं। मैं हर चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कि वो आपको याद करने हैं। हर एक चीज याद नहीं करनी दोस्तों, हाँ हर एक चीज समझनी है पर याद नहीं करनी। याद करते रहोगे तो क्या क्या याद करोगे समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं स्मार्ट स्टडी करनी बहुत जरूरी होती है प्रोफेशनल लेवल पर। तो स्मार्ट स्टडी से करेंगे, पढ़ेंगे हर चीज पर स्मार्ट स्टडी करेंगे। और स्मार्ट स्टडी करके हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर के एंड में हमें स्कैनर के क्वेश्चन करने हैं, हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, हमें एमटीपी के क्वेश्चन करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन करने हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक इंस्टीट्यूट इशू करता है आरटीपी रिजनिंग टेस्ट पेपर, वो सारे क्वेश्चन करने हैं हमें हर एक चैप्टर के एंड में, जिससे बना रहे। पूरे सारे खत्म होने के बाद एक एक्ट लेंगे। और तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो पहला टॉपिक हमारा आएगा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लिखना है नए पेज में। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हम सीखेंगे। तो पहले बोनस एक्ट इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये सिंपल है और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सिंपल है दोस्तों, और ये बना 1965 में। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, तो काफी अच्छा टॉपिक है, काफी आसान है। और आसान मीन्स आसान है, सही में आसान है। ठीक है, ज्यादा प्रोविजन भी नहीं है याद करने को, और मजा भी आता है इसको सीखने में कि भाई पेमेंट, और नई नई बातें सीखने को मिलती है दोस्तों, नई नई चीजें। अब आपका माइंड खुलने लगेगा। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमने दोस्तों स्टार्ट करा है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में देखते हैं हमें क्या करना है आगे। सबसे पहले हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो हमने स्टार्ट करा है, हम उसमें लिखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सर कॉन्सेप्ट वाइज हम इसको सीखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1, और कॉन्सेप्ट 1 का जो हमारा रहेगा उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट 1 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम इसको सीखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 ऐसे करके, और उसके नाम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट 1 है इंट्रोडक्शन। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या है, कैसा है, क्या है सिस्टम है इसका। फिर आगे आगे धीरे धीरे करके हम कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन करा, ठीक है। लो जरा ध्यान सुनो, पहला पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ साथ लिखेंगे दोस्तों। नोट्स मैं प्रिपेयर करूंगा आपके, ठीक है। तो नोट्स मेरे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आने लायक है, वो तो मैं नोट्स से कराऊंगा। और जो बिल्कुल ही घटिया है, बस पढ़कर समझना है कि पढ़कर एक बार देखना है कि भाई अब पढ़ लेंगे बहुत बड़ी बात है, बस बहुत है। जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियम इंपॉर्टेंट है, वो मैं खुद से लिखूंगा अपने हाथ से, और जो चीज पढ़ने लायक होगी मैं आपको बुक में से आपको डिस्कस करवाऊंगा। अगर आप देखें, लिखना मेरे साथ इसके अंदर, इन द अर्लियर पीरियड, देखिए मेरे साथ लिखेंगे। इन द अर्लियर, टाइम लगाएंगे सर, एक बार लगाएंगे टाइम, पर ढंग से करेंगे। इन अर्लियर पीरियड the payment of bonus in the earlier period, पहले क्या होता था, the payment of bonus जो होता था
टू द एम्प्लॉय। अच्छा ये तो बताया बोनस जो भी होता है वो सीख लेंगे अभी, क्या मतलब है बोनस का एक्चुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस, किस कंपनी को देना होता है बोनस, कौन सी कंपनी को नहीं देना होता है बोनस, मतलब बोनस किसको मिलता है ये तो पता है। सर हमारे वर्कर्स को हम प्यार से बोलते हैं एम्प्लॉय, वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय। तो इन अर्लियर पीरियड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगाना, बोनस का जो पेमेंट है वो किसको मिलेगा दोस्तों, एम्प्लॉय को मिलेगा। ये तो क्लियर है आपको। अरे बोनस किसे कहते हैं सर, ये तो बताया नहीं। सर बोनस किसे कहते हैं अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस ये डिस्कस करेंगे। ये बताओ बोनस किसको मिलता है, ये तो सबको पता है सर, एम्प्लॉय को मिलता है। ओनर देता है किसको, एम्प्लॉय को देता है। वाज मेड, ध्यान सुनना क्या लिख रहा हूं, वाज मेड वॉलंटरी, रेड पेन से लिखेंगे वॉलंटरी। हाँ जी सर, रेड पेन लेकर चले आप साथ में, 3 पेन आपको लेने हैं, इसको लेकर क्यों, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं रेड पेन से करूंगा, हेडिंग में ब्लैक पेन से, और वो मेन पॉइंट है वो। तो जो चीज मैंने कहा कि भाई ये वर्ड आपको लिखना है, देखो जो चीज मैंने रेड पेन से लिख दिया ये वर्ड आपको पेपर में लिखना ही लिखना है। इस वर्ड से पूरी स्टेटमेंट का मतलब ही मजा आ जाता है। वॉलंटरी, वॉलंटरी बाय द बिजनेस, वॉलंटरी वर्ड लिखना ही लिखना है बाय द बिजनेस। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर ये वर्ड जो मैं रेड पेन से लिखूंगा वो वर्ड लिखने ही लिखने हैं, बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले पॉइंट में हमें ये सीखा, पहले एक एक पॉइंट लूंगा और अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा कि पहले क्या होता था, जो बोनस होता था दोस्तों, बोनस, जो बोनस का पेमेंट होता था, एम्प्लॉय को जो बोनस मिलता था, एम्प्लॉय को, इधर देखिए मेरे साथ दोस्तों, एम्प्लॉय को जो बोनस मिलता था वो बोनस वॉलंटरी होता था। अब ये वॉलंटरी क्या होता है, इसका मतलब अपनी इच्छा से, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, लिख लेना भैया। स्पेलिंग सही नहीं है मेरी, और स्पेलिंग क्या रहा हूं मेरे को पता नहीं है, इच्छा कैसे लिखते हैं, अपनी इच्छा से लिख लेना भैया आप अपने हिसाब से, है ना, बोल तो रही हूं जो भी होगा। तो भैया बोनस का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा, सॉरी वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, अपनी इच्छा से। अभी पहली लाइन में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, वह है कि भैया जो पहले बोनस मिला करता था, जो पहले बोनस मिला करता था एम्प्लॉय को, वो जो बिजनेस देता था, कौन देता था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होती थी दोस्तों, वॉलंटरी होती थी। वॉलंटरी मतलब बिजनेस का मन करा तो भैया बोनस दे देगा, बिजनेस का मन नहीं करा तो बोनस नहीं देगा। मन कब करता था, ध्यान सुने, बिजनेस को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, कहता यार मजा आ गया, और ये प्रॉफिट का हकदार है हमारे एम्प्लॉय, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो बिजनेस कहता था इस बार हम बोनस देंगे। अब एक टाइम बिजनेस को लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, तो बिजनेस कह रहा है कि नहीं अब प्रॉफिट नहीं देंगे भैया, बिजनेस को प्रॉफिट कम हुआ, बिजनेस कह रहा है अब बोनस नहीं देंगे दोस्तों। बोनस क्या होता था पिछले टाइम तक, पिछले बार, अभी क्या है वो बात की बात सुने, पिछले क्या होता था, वॉलंटरी होता था। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी इच्छा से एम्प्लॉय को बोनस देता था। इच्छा कब होगी, अच्छा प्रॉफिट होगा तो दे देगा, अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देगा, तो अपनी इच्छा से बोनस देता था। सेकंड पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो ये समझ में आ गया पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखते चलेंगे साथ साथ, ठीक है, जब मैं बोलूं सामने देखो तो सामने देखना, जब मैं बोलूं लिखो तो लिखो। अब लिखो सर, सेकंड पॉइंट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। सेकंड पॉइंट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 has been enacted, has been enacted मतलब कब लागू करा गया, enacted, has been enacted कब आया, कब लागू करा गया, to provide for payment of bonus, for payment of bonus, पेमेंट ऑफ बोनस। ध्यान समझना, बहुत पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है। टू पर्सन लिखते जाए भी, टू पर्सन एम्प्लॉयड, टू पर्सन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयड जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयड, ठीक है, जो काम कर रहा है, करेगा ना, कर रहा है एम्प्लॉयड, ठीक है, एम्प्लॉयड
इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी किसी भी इंडस्ट्री में, इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री टू डू, इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, टू डू एनी स्किल्ड वर्कर, और वर्कर नहीं, टू डू एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड, और अनस्किल्ड, और अनस्किल्ड। अच्छा ध्यान सुनना, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे टू डू, टू डू पहला, रेड पेन से लिखेंगे स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड, दूसरा अनस्किल्ड, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड, अभी स्किल्ड अनस्किल्ड क्या होता है मैं सिखाऊंगा मैं आपको। तीसरा मैनुअल, मैनुअल, चौथा सुपरवाइजर, वाइजर, पांचवा मैनेजरियल, सिक्स्थ एडमिनिस्ट्रेटिव, सेवन टेक्निकल, और इधर और है और एक इधर और है, बाकी सब में कॉमा है, बाकी सब में क्या है कोमा। अगर आपको पेपर में लिखना है तो सीधा लिखना है, और जहां लगा है उसके लिए कॉमा लाइन से लिखना है ऐसे करके, ठीक है। और क्लर्क वर्क, क्लैरिकल वर्क, क्लर्क नहीं क्लैरिकल वर्क, फिर लिखना फॉर हायरिंग, फॉर हायरिंग, हायर करा गया या हायर लिख लो, और रिवॉर्ड, हायर करने के बाद क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, एंड ड्राइंग सैलरी, ड्राइंग सैलरी, साथ साथ लिखते जाए दोस्तों, पीछे नहीं रहेंगे, ड्राइंग सैलरी, नॉट एक्सीडिंग, यहां लिखा नॉट एक्सीडिंग, not exceeding the prescribed amount, not exceeding the prescribed amount। लो भाई लो, तो ये क्या कहता है, उतारने के बाद आप सामने देखे ना, उतार लो पहले अच्छे से, कोई बात नहीं आराम से उतार लो। लो भाई देखो ना, सामने देखे, मैंने आपको पहली लाइन में क्या बताया, पहले जमाने में क्या होता था, जब ये एक्ट नहीं आया था तब की बात कर रहा हूं। अर्लियर का मतलब क्या है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 से पहले, अर्लियर का मतलब वो है। तो अर्लियर का मतलब क्या था, ऊपर 1965 से पहले लिख सकते हैं तो लिख लो कहीं पर, ये इधर अर्लियर का मतलब है बिफोर 1965, बिफोर दिस एक्ट, इस अर्लियर का मतलब है बिफोर 1965, मतलब बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले। इस एक्ट से पहले क्या होता था, ध्यान समझना, इस एक्ट से पहले होता था कि कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्प्लॉय को बोनस देता था, सर ये बोनस बता दो क्या होता है, सर बताऊंगा, बोनस आपको पता है, आपके माइंड में थिंकिंग बन रही होगी, वो कोई दिक्कत नहीं, बोनस का मतलब भी सीखेंगे, पर बोनस अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको पता है क्या है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को बोनस देता था इस एक्ट से पहले, तो वो वॉलंटरी हुआ करता था, इच्छा से देता था, अपनी इच्छा से, मतलब कभी मन करा तो दिया और कभी मन करा तो नहीं दिया। तो हमारे जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा यार जो मिडिल लेवल पर्सन है वो पूरे साल काम करते हैं, तो यार बोनस तो मिलना ही चाहिए, बोनस एक रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए इस चीज का। और बोनस मिलना चाहिए क्यों, क्योंकि भाई इतना पूरा साल काम कर रहे हैं तो एक साल में वो बोनस मिलना चाहिए। हकीकत में आपको लगता है कि दिवाली में बोनस मिलता है, नहीं दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्ट में कुछ और लिखा है, एक्ट में ये नहीं लिखा कि दिवाली पे बोनस देना, एक्ट में कुछ और लिखा है, वो आपको समझाऊंगा मैं। वो कहता है भाई पहले क्या होता था इस एक्ट से पहले, कि जो बोनस मिला करता था वो वॉलंटरी होता था, वॉलंटरी सामने देखना आप, वॉलंटरी होता था। इसका मतलब बिजनेस का मन करेगा तो देगा, मन नहीं करेगा तो नहीं देगा। मन कब करेगा, अगर प्रॉफिट अच्छा होगा, मन नहीं करेगा तो प्रॉफिट कम हुआ या लॉस हुआ तो नहीं देगा।
फिर इस एक्ट को लाया गया और प्रॉब्लम को समझो कि यार एक एम्प्लॉय है, पूरे साल काम कर रहा है, एक वर्कर है जो मिडिल में है, चलो बड़े को तो बोनस मिला ना मिले, बड़े तो बहुत एम्प्लॉय होते हैं, जो मिडिल में लेवल में है, जो जॉब करते हैं, उनको बोनस मिलना चाहिए, उनको काम पैसा मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एक तरीके से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है, ये गिफ्ट तरीके से, तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो भैया ये लगा कि 1965 में ये लगा कि नहीं यार बोनस तो होना चाहिए, ये तो मन मर्जी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई एक एम्प्लॉय, अगर मान लो आप एम्प्लॉय होते हो और आपसे कहता है कि अपने एम्प्लॉय को बोनस दो, आपके उसमें 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हो और एक एम्प्लॉय को बोनस देना 10,000 रुपए, तो 10 एम्प्लॉय को कितना दोगे? 1 लाख रुपए। क्या दोगे अपनी जेब से 1 लाख रुपए? कौन देगा? भले ही आप 1 करोड़ रुपए कमाओ, सर 1 लाख रुपए नहीं दोगे आप। क्यों सर? क्यों दे हम? हमारा पैसा हम क्यों दूसरे को दें? तो वॉलंटरी तो लिख दिया, वॉलंटरी तो था, पर कोई देता थोड़ी ना था, वो बहुत ही कम होते थे तो देते थे। बट जब ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया, फिर 1965 में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को लाया गया, इनएक्टेड करा गया, लाया गया टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। किसको दिया जाएगा बोनस? यहां से ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन हिंदी में समझाऊंगा, आप अपने स्टडी मैट में चेक कर लेना, ये लिखा हुआ है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हैज बीन एनएक्टेड, लाया गया, कानून लाया गया, टू प्रोवाइड, आगे बढ़ो, टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। किस लिए लाया गया? कि पेमेंट ऑफ बोनस दिया जाएगा टू पर्सन। किसको दिया जाएगा? टू पर्सन, उस पर्सन को दिया जाएगा जो एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहा है। मैं लिख देता हूं उसको। एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो काम कर रहा है, करेगा नहीं, जो कर रहा है पहले से, जो जॉब कर रहा है पहले से, जो काम कर रहा है पहले से। इन एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, टू डू, चाहे वो स्किल्ड की तौर पे काम कर रहा है, स्किल्ड मतलब जिसको पहले से ही कुछ एक्सपीरियंस है उस काम का, अनस्किल्ड जो अभी अभी आया है, नया नया काम सीखने आया है, दैट इज कॉल्ड अनस्किल्ड। तो मान लो आप कहीं जॉब करने जाओगे, तो अभी अभी सीएम बनने के बाद जब जॉब करने जाओगे तो आप स्किल्ड हो गए, अनस्किल्ड? अनस्किल्ड, क्योंकि आपको पता नहीं है उस कंपनी के बारे में, पर 1 साल बाद 2 साल बाद आप स्किल्ड बन जाओगे, तो स्किल्ड अनस्किल्ड। मैनुअल, चाहे वो मशीन से द्वारा काम कर रहा हो, मशीन, या खुद हाथ से कर रहा हो, क्या पता मैनुअली काम हो रहा हो वहां पर, सुपरवाइजरी कर रहा हो, सुपरवाइज करने का काम कर रहा हो, मैनेजरियल, मैनेज करने का काम, एडमिनिस्ट्रेटिंग का, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेजमेंट का काम, टेक्निकल का काम, क्लरिकल वर्क, किसी भी तरीके का काम कर रहा हो। फॉर हायरिंग, कंपनी ने उसको हायर करा इस तरीके से काम करने के लिए, और रिवॉर्ड एंड ड्राइंग सैलरी, उसको क्या देती है? सैलरी देती है। नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट एक्सीडिंग, अगर उसकी सैलरी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से एक्सीड नहीं करती तो उसको बोनस देना ही पड़ेगा। अभी पूरी लाइन समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान सुनना। मैं तीसरा पॉइंट लिख दूं फिर समझे आपको? तीसरा पॉइंट और लिख देता हूं, फिर दोनों समझते हैं एक बार। तीसरा पॉइंट लिख देता हूं, तीसरा पॉइंट समझे ध्यान से, लिखेंगे दोस्तों मेरे साथ। नाउ इट has been made now it is has been made a statutory obligation of an employer। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? कंपलसरी। लॉ की भाषा में कंपलसरी को कहते हैं स्टैट्यूटरी, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपलसरी, करना ही करना है, मैंडेटरी, करना ही करना है, देना ही देना है बोनस। Now it has been made a statutory obligation. Now it has been made a statutory obligation. किस पे लगेगी ऑब्लिगेशन दोस्तों? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, क्या लिख लेना ऑब्लिगेशन, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन किस पे लगेगी? ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर, ऑफ एन एम्प्लॉयर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट डिफरेंस। एम्प्लॉय जिसके पीछे डबल ई आता है, ये है ओनर। एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर, ओनर, ये पता होगा आपको, नॉर्मल है। एम्प्लॉई कौन होता है? जिसके ऊपर डबल ई आता है, वो होता है वर्कर, जो काम कर रहा होता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, ठीक है। अब दोनों बातों को ध्यान समझने की, पूरा दोबारा से हिंदी में समझाता हूं। पेमेंट ऑफ बोनस को लाया गया, ध्यान से इधर देखिए, लिखना नहीं। पेमेंट ऑफ बोनस को लाया गया, क्यों लाया गया? कि भाई बोनस देना उस पर्सन को जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो स्किल पे काम कर रहा हो, चाहे अनस्किल पे, चाहे मैनुअली, किसी भी तरीके से काम कर रहा हो, और कंपनी उसको हायर करा हो इस काम को करने के लिए। किसी भी इंडस्ट्री ने किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को हायर करा हो, चाहे वो कोई भी लेवल में काम कर रहा हो,
और उसको सैलरी दे रहा हो रिवॉर्ड के तौर पे, क्या दे रहा हो, हायर की रिवॉर्ड के तौर पे क्या दे रहा हो, सैलरी दे रहा हो। अगर उसकी सैलरी, ध्यान सुनना इधर देखो, अगर उसकी सैलरी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से एक्सीड नहीं करती तो नीचे वाली लाइन पढ़ना, नाउ इट हैज बीन मेड अ कंपल्सरी टू पे द एम्प्लॉयर, कंपल्सरी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर टू पे द बोनस। दोबारा सुनेंगे, अगर किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन, अच्छा प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट क्या होता है दोस्तों, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ये कानून में लिखा गया होगा, ये लॉ के अंदर लिखा है। अच्छा अगर आपने बेसिक ऑफ लॉ देखा हो, मेरा लॉ का बेसिक सुना हो, तो मैंने कहा था रूल होते हैं, रूल। और रूल क्या होते हैं दोस्तों, जो आपके पास जहां पे लिखा होगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, हमने कि उसमें बताया भी था एज में, तो वो प्रिस्क्राइब्ड है, तो यहाँ पर रूल बन सकते हैं, ये है रूल। तो ये लॉ में लिखा होगा कि जितनी सैलरी से ज्यादा, सैलरी लिखी होगी लॉ के अंदर, क्या लिखी होगी, सैलरी, अगर इतनी सैलरी से ज्यादा एक्सीड नहीं करता तो बोनस देना कंपलसरी है। ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगा दी किस पे, एम्प्लॉय पर। दोबारा सुनेंगे, अगर कोई भी पेमेंट ऑफ बोनस लाया गया, कब लाया गया, 1965 में इनएक्ट क्या करने के लाया गया, बोनस देने के लिए। किसको, वो पर्सन को जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी भी लेवल पर काम कर रहा है और उसको रिवॉर्ड के तौर पर सैलरी मिल रही है। अगर उसकी सैलरी दोस्तों एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से, ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कहां लिखा है, इसी कानून के अंदर लिखा है, बोनस एक्ट के अंदर, उस अमाउंट से, मान लेते हैं 21,000 रुपए, मान लेते हैं 21,000 रुपए है। अगर एक मान ले, अजम्पशन अभी बताया नहीं मैंने क्या है, ठीक है, ये अजम्पशन है, 21,000 से ज्यादा, मैं एग्जम्पशन ले रहा हूं, अजम्पशन ले रहा हूं, 21,000 से ज्यादा अगर सैलरी एक्सीड नहीं करती, बढ़ती नहीं है, 21,000 से कम है, तो उसको बोनस देना कंपलसरी है। ये स्टैट्यूटरी लिमिट लगा दी एम्प्लॉयर पर। क्या बात समझ में आती है। अब वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट क्या होगा ये आगे देखेंगे, फिर मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और फिर ये पढ़ाऊंगा। तो ये लाइन का मतलब, दूसरा और तीसरा लाइन का मतलब, अब बोनस देना वॉलंटरी नहीं है दोस्तों, अब बोनस देना कंपलसरी है उस एम्प्लॉय को जो किसी भी लेवल पर काम कर रहा हो, अगर उसकी सैलरी एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो बता रखी है कानून में उससे ज्यादा नहीं होती, उससे कम होती है, तो बोनस देना ही पड़ेगा, और उससे अगर बढ़ जाती है तो फिर वॉलंटरी है। ध्यान समझ में आ गया एक बात। तो मैंने कहा वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट अगर 21,000 रुपए होता, तो मेरी सैलरी अगर 20,000 है तो मुझे बोनस मिलेगा ही मिलेगा। मेरी सैलरी अगर 20,000 है तो मुझे बोनस मिलेगा ही मिलेगा। ये वॉलंटरी नहीं है, कंपलसरी है एम्प्लॉय पे। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगा दी, दैट इज कॉल्ड कंपलसरी ऑब्लिगेशन। कर्तव्य है एम्प्लॉयर का, ऑनर का, तो बोनस देगा ही देगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर मेरी सैलरी 21,000 है तब भी बोनस कंपलसरी है, एम्प्लॉय मुझे बोनस देगा ही देगा। अगर मेरी सैलरी 21,001 रुपए हो तो अब मेरे को बोनस देना कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो बोनस दे सकता है मेरे दोस्तों। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको बात समझ में आ गई तो नाउ इट हैज बीन मेड एन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये क्या लगा दी दोस्तों, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगा दी। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, कंपलसरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है दोस्तों, कंपलसरी। मैं यहां लिख भी देता हूं, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कंपलसरी। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये बात समझ में आ गई। तो पहले इस एक्ट से पहले क्या होता था, देखो इस एक्ट से पहले क्या होता था, इस एक्ट से पहले होता था कि बोनस देना वॉलंटरी है, दे या ना दे कंपनी पर डिपेंड था। अब एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट तक अगर सैलरी होती है, अगर एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट तक सैलरी जो बताई गई है, मान लो कुछ भी बताई गई, 50,000, 30,000, 20,000, कुछ भी बताई गई, उस अमाउंट से अगर एक्सीड नहीं करती सैलरी तो बोनस देना मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया। मतलब दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगा दी एम्प्लॉयर पर कि भाई बोनस दो, अब बोनस आपको देना पड़ेगा। अब केवल नहीं प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें नहीं मतलब, आगे हम सीखेंगे प्रॉफिट के केस में क्या होता है, लॉस के केस में क्या होता है, बट अभी के लिए बोनस देना ही पड़ेगा। एक ही दिन में मैं आपको पूरा एक्ट नहीं समझा सकता मेरे दोस्तों, ध्यान समझते चले। तो मैंने कहा आओ एक बात और सीखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। तो पहले क्या होता था, वॉलंटरी था, अब क्या हो गया कंपलसरी। पर कंपलसरी सबके लिए या कि एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट तक सैलरी होगी उस तक के लिए, एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट तक सैलरी होगी उस तक के लिए। अब वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट क्या है वो आगे जाके सीखेंगे, अभी तो इंट्रो है, सारा एक्ट होना खत्म करा दूंगा एक ही बारी में। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो मैं लिखता हूं इट इज बोनस इज एक लाइन समझ में आ गई इसमें, बोनस इज वन ऑफ द वे। बोनस क्या है, एक तरीका है, वन ऑफ द वेज ऑफ शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉय को बोनस देगा, तो एक तरीके से क्या है बोनस, क्या है एक तरीके से बोनस, एक तरीके का हिस्सा है शेयर का, प्रॉफिट का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर जो ऑनर है वो क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉय को दे रही है। दिस इज का मैंने कहा बोनस इज द वन ऑफ द वे, एक तरीका है अपने प्रॉफिट को शेयर करने का, अपने प्रॉफिट को बांटने का।
किस पे? एम्प्लॉय को। तो एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। तो एक्ट जब पूरा खत्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बोनस क्या है? एक तरीका है प्रॉफिट को बांटने का। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ जी। अब बोनस देने के क्या क्या फायदे हुए वो समझते हैं एक बार। अच्छा एक बार इसको पूरा लिख लो। बोनस इज द वन ऑफ द वे ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री or an establishment अच्छा तो मैं आपको एक समझाता हूं, 5वां पॉइंट लिखूंगा और 5वां पॉइंट में आपको लिखना नहीं है। अच्छा लिख लो। इट इज एन incentive to increase the production. अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं, मैं आपको ध्यान सुनो। एक फैक्ट्री है, इधर देखिए सामने एक फैक्ट्री है मेरे दोस्तों। एक फैक्ट्री में मान लेते हैं 2 वर्कर काम कर रहे हैं। एक वर्कर काम कर रहा है मिस्टर रामू और एक काम कर रहा है मिस्टर श्यामू। एक रामू एक मिस्टर श्यामू। अब रामू बहुत ही मेहनती था, 8 घंटे इनकी जॉब होती थी। तो जॉब टाइम क्या था? जॉब टाइम था 8 आवर, 8 घंटे काम करते थे। इस 8 घंटे में इन दोनों को जो सैलरी मिलती थी इक्वल मिलती थी, सेम सैलरी मिलती थी दोस्तों, सेम सैलरी मिलती थी। और मान लेते हैं 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी। ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करती 10,000 रुपये। 8 घंटे काम करते थे। अब रामू बड़ा मेहनती था। रामू क्या करता था? 1 घंटे का लंच होता था और देखा जाए तो मशीन चालू करने में 1 घंटा और वेस्ट हो जाता था। इसको हम नाम देते हैं आइडल टाइम। इसको हम क्या नाम देते हैं? आइडल टाइम। 1 घंटे का लंच होता था, 1 घंटे का आइडल टाइम तक खाली बैठे रहते थे। तो भैया अब देखा जाए तो नेट काम कितना होता था? नेट प्रोडक्शन कितना होता था? नेट जो प्रोडक्शन होता था मेरे दोस्तों वो 6 घंटे का हुआ। 6 घंटे का नेट प्रोडक्शन हुआ। अब रामू बड़ा मेहनती थे। रामू कहता था यार आइडल टाइम में ये लंच करा कर देता था, जो खाली होता था ना, खाली बैठा रहता था जिसमें मशीन का रिपेयरिंग मशीन थोड़ी बंद करनी पड़ती थी, ये सब इस आइडल टाइम में क्या कर देता था? लंच कर लेता था। और लंच के टाइम में काम करने लग जाता था। कुछ भी काम, जरूरी है मशीन से वर्क, क्या पता ये मैनुअली वर्क करता हो। तो शामू नहीं करता था ऐसा। शामू कहता था ना भाई जो टाइम है वो टाइम है, मैं तो 6 घंटे काम करूंगा। अब देखो, अब रामू मेहनती कर रहा है। अब रामू मेहनत कर रहा है ज्यादा। 1 घंटा जो बैठ सकता था, जो काम नहीं कर सकता, उसमें कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि आइडल टाइम में मशीन नहीं चल रही, लंच में मशीन नहीं चलेगी। तो उस केस में रामू तब भी काम करता था, अपना मेहनती था। और रामू को मिलती थी 10,000 सैलरी। रामू को मिलती थी दोस्तों 10,000 सैलरी मिलती थी। और शामू जो 2 घंटे वेस्ट करता था, जो मेहनत नहीं करता था, जितना होता था उतना करता था, उसको भी कितनी मिलती थी सैलरी? उसको भी 10,000 सैलरी मिलती थी। अब दोनों में रामू क्या हो गया? रामू हो गया डिमोटिवेट। कहता यार मैं इतना मेहनत करूं और मुझे भी 10,000 मिले, जबकि शामू जो खाली बैठा था वो 110,000 है, तो मैं काम क्यों करूं भाई, मैं भी 6 घंटे करते रहता हूं। तो ऐसे में क्या होता है? लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया गया कि रामू को बोला भाई देख तू काम बड़ी मेहनत से कर और प्रोडक्शन कर, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता जा, बढ़ाता जा प्रोडक्शन को, हमारी प्रोडक्शन जितनी है उतनी इंक्रीज कर दे। हम तुझे क्या देंगे? एक इंसेंटिव देंगे इन द नेम ऑफ बोनस। इंसेंटिव क्या होता है? सैलरी तो देंगे ही, सैलरी से बढ़कर कुछ देंगे, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। सैलरी तो मिलेगी, सैलरी से बढ़कर और भी देंगे हम अमाउंट आपको, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव इन द नेम ऑफ बोनस आपको देंगे। और वो बोनस हम जितनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उतना तो देंगे, साथ में एक्स्ट्रा बोनस देंगे क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो बोनस एक तरीका क्या हो गया? बोनस जब हम देते हैं तो ये लगता है कि यार जितना अच्छा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना हमें क्या मिलेगा दोस्तों? बोनस मिलेगा। अगर आप कॉस्टिंग पढ़ते हो तो आपने लेबर कॉस्टिंग पढ़ी होगी, तो वहां पर बोनस क्या देते थे? इंसेंटिव। प्रोडक्शन के बेसिस पर भी बोनस दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे कंपनी को फायदा होता है कि बोनस जितना ज्यादा उस हिसाब से देंगे। तो आपने पढ़ा होगा रोमन क्या करते हैं, बहुत सारे पढ़े होंगे, मेरे को खुद याद नहीं है। इट इज एन इंसेंटिव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। आप समझ में आया? ये क्या है? एक तरीके का इंसेंटिव है जिससे क्या हो जाए? प्रोडक्शन
इंक्रीज हो जाए मेरे दोस्तों। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। क्या समझ में आया इंट्रोडक्शन? दोनों डिटेल में करा मैंने, आपको बता दिया 5 पॉइंट में इंट्रोडक्शन मेरा खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में से क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये मेरे नोट्स बड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं लिखवाऊंगा वो समझ लेना, वो आपको याद करना है। जितना मैं नहीं लिखवा रहा, बुक से पढ़ाऊंगा, उसको मतलब समझ लेना, वो याद नहीं करना, वो पढ़ना है बस। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो मैं तो लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन था इसे मैंने लिखवाया, इंट्रोडक्शन तो लिखवाना कंपलसरी होता है। तो हमने कहा अब अगर हम इंट्रोडक्शन को एक बार रिपीट कर ले तो क्या है जरूर बताना जरा। मैंने कहा इस एक्ट से आने से पहले बोनस जो होता था वॉलंटरी होता था, बिजनेस ऑर्गेनाइज का देना है दो, नहीं देना है, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। अब इस एक्ट को लाया गया, और क्यों लाया गया कि भाई बोनस देंगे उस पर्सन को जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, जिसके कंपनी उसको हायर कर रही है और रिवॉर्ड के तौर पे क्या दे रही है, सैलरी। अगर सैलरी एक एक्सीड नहीं करती प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से जो भी हमें गिवन होगी, अगर सैलरी एक्सीड नहीं करती प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से जो हमें गिवन होगी, उस अमाउंट से प्रिस्क्राइब जो बता रखा होगा लॉ के अंदर, उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगी तो बोनस देना एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगा दी एम्प्लॉय के ऊपर, वो देना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर अगर एक्सीड कर जाती है फिर वॉलंटरी है, फिर दो या ना दो वो आप पे मर्जी है। ठीक है, बोनस क्या है, एक वन ऑफ द वे, एक तरीका है प्रॉफिट को बांटने का किसी भी इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट का। अब एस्टैब्लिशमेंट का क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस का मीनिंग होगा, इसका डेफिनेशन मैं आपको सुनाऊंगा। इट इज एन इंसेंटिव, ये किस तरीके का इंसेंटिव होता है जिससे हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। क्या बात समझ में आती है आपको? यहां पर हमारी बात को क्लियर कर लिया मैंने, आपको बहुत आपको एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया कि क्या बात है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। एग्जांपल मैंने कहा प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एज पर लो, एज पर लो, लेट करा है, लेट एजम्पशन है कहीं यही मान लो 21,000 रुपए, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एज पर लो 21,000 रुपए। तो मैंने कहा तो अगर मिस्टर ए है, उसकी सैलरी 15,000 है, क्या बोनस देना जरूरी है? हाँ, बोनस क्या है, स्टैट्यूटरी है। यहां तक क्लियर है? मिस्टर बी है, उसकी सैलरी है 20,000, क्या बोनस देना स्टैट्यूटरी है? हाँ, स्टैट्यूटरी है। मिस्टर सी है, उसकी सैलरी है 21,000 रुपए, क्या बोनस देना जरूरी है? स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी। अब मिस्टर डी है, उसकी सैलरी 22,000 रुपए है, क्या अब बोनस देना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है पर वॉलंटरी है, भाई एम्प्लॉय की मर्जी, देना चाहे दे देगा। यहां पर आखिर नहीं तो नहीं है जरूरी, वॉलंटरी है, देना चाहता है तो दे दे भाई। ठीक है, वॉलंटरी है। तो इस केस में क्या होगा, स्टैट्यूटरी है, देना कंपलसरी रहेगा, और इस केस में क्या होगा, वॉलंटरी है दोस्तों। वॉलंटरी मतलब अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो दे दे, अदरवाइज नहीं दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्या बात समझ में आती है आपको? हाँ जी। क्या इंट्रोडक्शन क्लियर है आपका? सर इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चले। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको कहा कॉन्सेप्ट वाइज हम करेंगे चीजों को। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम डिस्कस करें और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा। आज छोटी क्लास ले रहा हूँ, अगली क्लास से हम बड़ी क्लास लेंगे और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज बेसिक है तो बेसिक को अपन थोड़ा आराम से करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ये एक्ट लाने का क्या उद्देश्य था? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, क्या उद्देश्य था इस एक्ट को लाने का दोस्तों? लिखिए मेरे साथ, द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, the object of payment of bonus act, the object of payment of bonus act is to provide for the payment of bonus, for the payment of bonus to persons employed मतलब जो काम कर रहा है पहले से, in certain establishment, certain जो बता रखी है उसी establishment, उसी कंपनी में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में, establishment on the basis of profit, on the basis of profit, प्रॉफिट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, या हम इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, एंड फॉर मैटर कनेक्टेड therewith। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर अ पेमेंट ऑफ बोनस टू पर्सन एम्प्लॉयड इन अ सर्टेन, व्हाट सर्टेन लगा रखा है दोस्तों। सर्टेन मतलब हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी नहीं है। जो हम एस्टेब्लिशमेंट वैसे तो हर के लिए है, अब आगे जाकर पढ़ोगे कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हैं जिनको बोनस देना जरूरी नहीं है, उसके लिए उन्होंने लिख दिया है। इनको छोड़कर बाकी सारे इंस्टॉलमेंट तो सर्टेन वर्ड लगा दिया, हर के लिए नहीं कुछ के लिए है। कुछ मतलब कौन? कुछ बातें बता दी जिनको नहीं देना, और जिनको देना है उनको बताया नहीं, क्यों? हर एक कंपनी के लिए बोल दिया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बोल दिया, हर एक फैक्ट्री के लिए बोल दिया। पर कुछ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट जिनको एग्जम्प्ट कर दिया, एग्जम्प्ट मतलब जिनको देने की जरूरत नहीं है बोनस, चाहे वॉलंटरी का कंपल्सरी, किसी को की जरूरत नहीं है, मर्जी हम देवे मत दे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब सर्टेन लगाने का मतलब सारी कंपनी नहीं, इस दुनिया इस इंडिया के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट, जितनी फैक्ट्री है, सब की बात नहीं करा, सर्टेन की बात करा। अब सर्टेन कैसे पता चलेगा ये बात बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, बोनस देंगे हर वो एम्प्लॉय को जो पहले से काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। सर्टेन लगा दिया है, इसका मतलब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होगी जिनको नहीं देना बोनस। सर्टेन का मतलब ये हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, किस बेसिस पर देंगे? प्रॉफिट के बेसिस पर भी दे सकता है, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर भी दे सकता है, प्रोडक्शन कितना करा उस बेसिस पर देगा, प्रॉफिट कितना करा उस बेसिस पर हुआ, या एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविथ, इसका मतलब हुआ और कोई अलग मैटर हुआ जो इस बोनस से और एम्प्लॉय से कनेक्टेड है, उस मैटर से भी दे सकता है। जैसे कि टाइम के बेसिस पर, जैसे कि किसके बेसिस पर? टाइम, जितना टाइम काम करेगा। एग्जांपल जैसे क्या हो गया इसका? मैटर क्या हो गया एग्जांपल में? टाइम के बेसिस पर दे सकता है। अगर आप कॉस्टिंग का लेबर पढ़ रहे हो तो वो आपको समझ में आएगा, पीस के बेसिस पर दे सकता है। पीस मतलब जितना आप पीस बनाओगे, पीस बनाने का मतलब जितना एक पीस होगा, जैसे शर्ट बनाया तो एक शर्ट के पैसे, एक शर्ट पे बोनस, दो शर्ट पे बोनस, पीस के बेसिस पर। तो और मैटर कनेक्टेड देयरविथ का मतलब क्या हुआ कि जिस और कोई ऐसा मेथड जो बोनस और एम्प्लॉय के कनेक्ट हो रहा है, जैसे टाइम के बेसिस पर पीस के होते हैं, जितना टाइम काम करोगे उस पे बेसिस पर बोनस मिलेगा, और जितना पीस रेट सिस्टम भी होता है बोनस उस पे काम करो। जब आप लेबर पढ़ोगे, अगर कॉस्टिंग में लेबर लोअर कॉस्टिंग पड़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा, नहीं पड़ी तो पता चल जाएगा दोस्तों, ऐसी क्या बात है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। ऑब्जेक्टिव क्या था? हर एक कंपनी को बोनस देना, हर एक एस्टेब्लिशमेंट को बोनस मिलेगा। कुछ सर्टेन है जो किस बेसिस पर दे सकती है? प्रॉफिट के बेसिस में, प्रोडक्टिविटी के बेसिस में, कनेक्शन और टाइम पीस, जो भी एग्जांपल है आपके पास जो इस पे कनेक्टेड है। तो कल की क्लास के अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज बोनस, और व्हाट इज बोनस सीखने के बाद बहुत बड़ा है, फिर सीखेंगे व्हाट इज एस्टेब्लिशमेंट। ये व्हाट इज एस्टेब्लिशमेंट, फिर ये सीखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं ये सीखेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। फिर एस्टेब्लिशमेंट में कुछ वर्ड आएंगे, फिर कुछ निकलेगा, फिर उसमें से सीखेंगे। तो जब तक डेफिनेशन प्रॉपर क्लियर नहीं हो जाए, बोनस किसे कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं, आगे जाके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आएगी तो वो किसे कहते हैं, जब तक वो क्लियर ना हो जाए, कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो एग्जम्प्ट है वो किसे कहते हैं, तो वो नहीं आ जाए तो तब तक हमारा मजा नहीं आएगा बोनस पढ़ने में। तो रूल तो बाद में बताऊंगा, पहले मतलब समझाऊंगा कि व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट, व्हाट इज बोनस, व्हाट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये भी आएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब। फिर बताऊंगा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होगी, जब एस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझा दूंगा, फिर बताऊंगा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होगी जो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मतलब जिनको छूट है, किस चीज के लिए? बोनस नहीं देने के लिए, वॉलंटरी कंपल्सरी नहीं है उसके लिए। फिर आगे जाकर आगे सीखेंगे और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें छूट है। ठीक है दोस्तों, अभी तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का डेफिनेशन भी सीखना है, व्हाट इज एम्प्लॉय और व्हाट इज एम्प्लॉयर। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई तो मजा आ गया आपको, यही मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और नोट्स प्रॉपर उतारते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच।